Okay, so today we are going to talk about induction motors. अब इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, so we were talking about DC motor. I mean, motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Motor का मतलब है we are getting motion, rotation. But the reason that we are talking about induction motor is because induction motors are the most highly used device. Now, first of all, we do not talk about two-phase induction motor, we talk about three-phase induction motor. Why? Because look, the first reason is because they are the most commonly and frequently encountered machine in इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सिंपल डिज़ाइन, रजिड रजिड का मतलब है बहुत टफ और सख्त। लो प्राइस, इजी मेंटेनेंस। ये 100 साल पहले इसके इन्वेंटर ने बनाया था एंड टिल नाउ it is the same. I mean, it was such a great invention that even after 100 years, it is the same. It means that wide range of power, it can work up to 10 megawatt as well. It says that run essentially as constant speed varies from zero to full load. From zero means when there is no load at the output, and full load means that if you connect a high load at the output. And it says a speed is power source frequency. It means that it depends upon the frequency of the power, the voltage which we are giving to the induction motor. तो अगर उस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो फिर इसकी स्पीड उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है जिस वोल्टेज पर ये चल रहा है, उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर। अभी हम देखते हैं कि व्हाट द हेल इज ही टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडक्शन मोटर। नाउ इसके सिर्फ दो पार्ट्स होती है, एक होता है स्टेटर विच इज द स्टैटिक पार्ट और एक होता है रोटर विच इज द रोटेशनरी पार्ट। So in the stator, and look, it is already mentioned a stationary stator. Although stator does mean stationary, I mean it does not move. So the stator is made of steel frame. इनके इसका frame जो है वो steel का है that follows a hollow cylinder. देखिए इस तरह गोल है। Cylindrical core constructed from stacked lamination. देखिए ये लेमिनेशंस है। लेमिनेशंस का मतलब है इस तरह सॉलिड इस तरह लाइनें have a number of evenly spaced slots providing the space for the stator winding. इस पर जो ये वाइंडिंग है ये एक खास तरीके से होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे। इस वाइंडिंग को हम कहते हैं थ्री फेज। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि व्हाट इज थ्री फेज। ओके, now the rotor is revolving. Revolving means that it is because the rotation is what is the machine's purpose. तो यहाँ पे हमें रोटेशन मिल रही है रिवॉल्विंग। रोटर हमारा होता है रोटेशन करने वाली पार्ट। और ये कहते हैं कि कंपोज्ड ऑफ पंच्ड लैमिनेशंस, यानी कि इसमें लैमिनेशंस पंच करके बनाई गई होती है। और यहाँ पर हमने स्लॉट्स बनाए होते हैं वाइंडिंग के लिए। अब जो रोटर है उसमें कंडक्टर के वायर्स के बजाय कंडक्टर के पूरे बार्स होते हैं। आई मीन इतना हाई अमाउंट ऑफ कंडक्टर उसमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। यहाँ के देखिए, एल्यूमिनियम बार्स शॉर्टेड टुगेदर। एल्यूमिनियम बार्स को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है ताकि करंट उनसे बाहर ना निकले। इन अ स्क्विरल केज टाइप रोटर। रोटर भी दो टाइप्स का होता है, एक स्क्विरल केज होता है और एक वाउंड रोटर होता है। मगर स्क्विरल केज तकरीबन 90% यूज होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम के बार्स होते हैं कंडक्टर के बजाय, और उन एल्यूमिनियम बार्स को आखिर में शॉर्ट कर दिया गया होता है कि ताकि करंट इसके अंदर रोटेट करे। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द रीजन दैट वी वांट द करंट टू रोटेट इन द एल्यूमिनियम बार्स। देखिए ये है, ये कह रहे हैं कि ये जो एंड है यहाँ, इसको ये शॉर्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ से करंट यू ट्रेवल करेगा और इधर भी ट्रेवल करेगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा शॉर्ट होने की वजह से। जब आप इस मोटर को कट करें तो ये इस तरह दिखता है। ये हमारा स्टेटर है, ये आउटपुट। ये स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स जो है वो ओनली एसी मशीन्स में यूज होते हैं इन ऑर्डर टू टेक द करंट फ्रॉम द आउटपुट। ये हमारा रोटर है। दिस इज द, ये जो बाहर वाइंडिंग्स नजर आ रही है स्टेटर है।
Okay. Now let's talk about three-phase voltage. What is three-phase voltage? As we are going to give three-phase voltage to the induction motor. थ्री-फेज वोल्टेज का मतलब ये V1 देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है रेड कलर का, ठीक है? V2 देखें, V2 कब कब स्टार्ट हो रहे हैं? V2 स्टार्ट हो रहा है 120 डिग्री के बाद, यानी कि जब V1 तकरीबन ये 180 है ना, 120 पे V2 स्टार्ट हुआ, फिर गया। और V3 कब स्टार्ट हुआ? V3 ये है, V3 240 पे स्टार्ट हुआ। ये तो इन्होंने ऐसे पीछे वो कर दिया, लेकिन V3 240 पे स्टार्ट हुआ। अब इस को देखिए, इसका फायदा क्या है? देखिए इसका फायदा ये है, अगर ये सिंपल सिर्फ V1 होता, तो हमारे पास वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टू 220 देन टू 0 देन टू -220। लेकिन अब थ्री फेज में देखें, जब 0 से लेकर V1 220 तक पहुंच गया है, तो फिर देखिए V2 220 तक है और फिर V3 220 तक है। अगर आप इसको एक सिंगल वोल्टेज के मुकाबले में देखें, तो हमारे पास पावर फ्लक्चुएशंस काफी कम है, एम्पलीट्यूड हमारा एम्पलीट्यूड ऊपर देखिए तकरीबन ज्यादा टाइम कांस्टेंट है। अगर ये सिर्फ एक रेड होता तो फिर इतना कांस्टेंट ना देखता, तो इसलिए हमारा जब V1 मिनिमम पे पहुंचने वाला होता है तो हमारा V2 हाई हो जाता है। सो दैट्स वाई ये इंडस्ट्री में थ्री फेज यूज होता है, ताकि हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिले, इस वजह से हम थ्री फेज यूज करते हैं। अब इसी डायग्राम को याद रखें दैट अ थ्री फेज इज व्हेन V1 इज एट द पीक, V2 उसके बाद V2 की पीक आती है, फिर V3 की पीक। एक किस्म का हम कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट पावर ले रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मशीन ऐसा होता है जो कि हम इंडस्ट्री में वोल्टेज कैसे जनरेट करते हैं इन द पावर हाउस, हम एक कंडक्टर को रोटेट करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास उस कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। थ्री फेज में क्या होता है कि हम एक कंडक्टर के बजाय तीन कंडक्टर्स को रोटेट करते हैं, और इस तरीके से रोटेट करते हैं कि ऐसा ना हो कि इकट्ठे ही तीन वोल्टेज जाए, बल्कि उनको इस तरह प्लेस करते हैं कि पहले एक कंडक्टर रोटेट हो, उसके बाद दूसरा हो, फिर तीसरा हो, यानी कि उनके एंगल्स ही ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास इस फासले के बाद वोल्टेजेस क्रिएट हो। सो इंस्टेड ऑफ वन कंडक्टर वी रोटेट थ्री कंडक्टर्स। Now, the most important thing in induction motor is rotating magnetic field. And remember that the three-phase voltage is responsible for rotating magnetic field. Now देखिए, ये हमारा स्टेटर की एक रफ डायग्राम है, ये जो आउटसाइड है इंडक्शन मोटर। एंड दीज आर द कंडक्टर्स फॉर थ्री फेज वाइंडिंग। अब होता क्या है कि ये जो बी बी है, बी बी डैश, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया होता है? फर्स्ट फेज वोल्टेज, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पे थर्ड। जब आप इसको ड्रॉ करें तो ये एक किस्म का फेजर सा हो जाता है। पहले 120, पहले V1 आता है, फिर V2 आता है, फिर V3 आता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि देखिए, पहला वोल्टेज इस पोर्शन में आएगा, ठीक है, स्टेटर में। सो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम ये थ्री फेज इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो। दिस थ्री फेज वोल्टेज इज टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये थ्री फेज वोल्टेज जब पहले इस एरिया में हमारे पास V1 आएगा, तो ये में तो यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने V2 की कनेक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे इ- इसकी जब पीक आएगी, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसकी पीक आएगी। और यहाँ पर हमने V3 दिया हुआ है, तो फिर इसकी पीक आएगी। तो देखिए, पहले इस साइड पे पीक आएगी, फिर यहाँ पे पीक आएगी, फिर इधर पीक आएगी। तो एक किस्म का ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, क्योंकि थ्री फेज वोल्टेज भी ऐसा है, पहले V1 की पीक आती है, फिर V2 की, और उसके बाद V3 की। तो एक किस्म का ये इस तरह दिख रहा है दैट यू आर हैविंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये रोटेट हो रहा है, और जिस स्पीड से ये रोटेट, देखिए ये इसीलिए रोटेट हो रहा है कि ये तमाम एक दूसरे के साथ थ्री एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पे फासले पे हैं। तो पहले पहले V1 की पीक आएगी, देन V2 एंड देन V3। इट लुक्स लाइक, और फिर जब V3 की पीक खत्म होगी तो फिर दोबारा V1 की आएगी। एक किस्म का हमारा ये फील्ड ऐसा दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, कि ये रोटेट हो रहा है। रोटेट इसलिए हो रहा है कि ये थ्री फेज वाइंडिंग हमने लगाई ही ऐसी है
that it looks like rotating. Now we are saying, देखिए मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड यानी कि इनको हमने कोई दूसरे तरीके से नहीं डिस्प्ले किया बल्कि मैकेनिकल ही इनके बीच में एंगल लाया है। पहले इधर लगाया है सिंगल फेज, दूसरा फेज इधर, तीसरा फेज इधर। अच्छा, नाउ वी आर सेइंग दैट ये जो इसकी स्पीड है ये कांस्टेंट है। और देखिए ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है, जाहिर बात है ये उस अमाउंट ऑफ वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा V1 और V2 V3 जल्दी जल्दी आ रहा है तो दिस मैग्नेटिक क्या कहते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल हैव अ हाई स्पीड। और अगर V1 और V2 V3 की जो हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है वो जो भी है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड वुड डिपेंड अपॉन दैट फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी जल्दी जल्दी पीक आएगा उतनी ही तेजी से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा। सो दैट्स व्हाई उसमें पिछले लिखा हुआ था कि डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो जिस स्पीड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उस स्पीड को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और ये उसका फॉर्मूला है 120 fs डिवाइडेड बाय pp इज द नंबर ऑफ पोल्स rpm। नंबर ऑफ पोल्स का मतलब ये है कि देखिए आप अगर देखें तो सिंक्रोनस स्पीड और पोल्स, पोल्स इनको कहते हैं जिस पे हम लोगों ने ये जिसमें हर एक को हमने वोल्टेज दिया है। यानी कि आप वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पोल्स ज्यादा है तो आपकी जो स्पीड है वो कम होगी। क्यों कम? इसलिए होगी कि देखें यहाँ पे वोल्टेज है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये जो आपका स्पीड है ये मैग्नेटिक फील्ड ये आहिस्ता आहिस्ता होगी हर पोल में से। लेकिन अगर फर्ज करें एक पोल इधर है एक पोल इधर है तो पहले ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा फिर एकदम से इधर आएगा। तो जितने कम पोल्स होंगे उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। the smallest amount of poles can be 2। ठीक है। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड है इसको हम रिवोल्यूशंस पर मिनट में कैलकुलेट करते हैं, बट वी डू नॉट डू एनी numericals here, but remember that synchronous speed is actually the speed of the rotating magnetic field। अब इस rotating magnetic field का फायदा क्या है, लेट्स सी। ये इस तरह का दिख रहा होता है, देखिए यू, ये यू इंक्रीज हो रहा होता है। ये रेड लाइन पहले इधर होती है फिर इधर होती है फिर इधर होती है, so it looks like it is rotating। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये तो रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग इनसाइड द स्टेटर, इनसाइड द मशीन। तो डेफिनेटली ये यहाँ जब ये स्टेटर में रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे तो अंदर रोटर लगा हुआ है, स्क्विरल केज रोटर। Squirrel cage rotor is a conductor. So what happens when a flux is rotating and a conductor is placed inside it? अब हम तो या कंडक्टर को रोटेट करते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स चूंकि थ्री फेज है वो खुद ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इज AC डिवाइस, सो दैट फ्लक्स इज रोटेटिंग बिकॉज इट इज three phase and it is AC। So what will happen because of that flux, that rotating flux? This rotating magnetic field cuts the rotor wire। Cuts का मतलब है उन पे से गुजर रहा है। And what will it do? It will produce an induced EMF। ये उस रोटर वाइंडिंग्स पे जो कि असल में कंडक्टर है एक EMF इंड्यूस कराएगा। अब चूंकि हमने उसके एंड्स को शॉर्ट कर दिया है तो EMF क्या है? इट इज अ वोल्टेज। बिकॉज ऑफ द EMF a current will be induced। नाउ व्हेन अ करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, आपने अपना रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से हम ईएमएफ इंड्यूस करा दिया और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया। अब हमें ये पता है कि हर करंट का भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो क्या होगा, वो करंट भी अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। एंड व्हाट हैपेंस एट द एंड, दैट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द करंट एंड द सॉरी उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, उसका बस फ्लक्स होगा। उसका फ्लक्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे। एंड व्हाट विल हैपन, देखिए यहाँ पे द रोटर करंट प्रोड्यूसेस अनदर मैग्नेटिक फील्ड। अ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू फील्ड्स। जब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस इज अ लॉ, फिजिकल लॉ, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड टॉर्क। इस वजह से इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, क्योंकि ये जो रोटर है इसको कहीं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से करंट नहीं मिल रहा बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन से इसमें खुद ब खुद ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको इंडक्शन मोटर कहा जाता है। So induced torque is equal to kBr into Bs। Br is the magnetic field density of the rotor and this is the
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऑफ द स्टेटर। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पर इंडक्शन इसको क्यों कहा जा रहा है। आपने देखा कि ये जो रोटर है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये फील्ड रोटेटिंग है तो इस रोटर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। rather than जब आप अगर डीसी मोटर को देखें, इन डीसी मोटर वी वर कनेक्टिंग द conductor to a current, external source of current. यहाँ पे there is no source of current. The only voltage is provided to the stator windings, and the stator windings, that voltage is in to produce the magnetic flux. But because of that rotating magnetic flux, in EMF is induced on the rotor, and when there is voltage, there is current. So that current then produces its own magnetic field, and these two magnetic fields interact, and our rotor starts rotating. अब एक बात और, when we say that the rotor must rotate, ठीक है, but it also rotates in the direction of the magnetic rotating magnetic field. rotating magnetic field तो हमें नजर नहीं आती, मगर वो बहुत तेजी से रोटेट कर रही होती, because it depends upon the voltage frequency. So does the rotor tries to catch it, but it cannot catch it. But what will happen when the rotor catches? देखिए, हमने कहा था ना कि there must be a relative speed. अगर ये जो रोटर है ये और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एक हो गई, यानी कि ये उसको कैच कर पाएगा, तो फिर तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव डिफरेंस नहीं होगा। इस पे तो ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब इन दोनों के बीच में एक चेंज होगा। हम कहते हैं ना कि इसमें चेंज इसलिए है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। वंस व्हेन दिस रोटर कैचेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर तो इनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस ही नहीं होगा, एंड देन व्हाट हैपेंस, देन द रोटर विल स्टॉप। व्हेन द रोटर स्टॉप्स, अब मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं स्टॉप हो रही, तो इसकी स्पीड फिर क्या हो जाएगी, अगेन इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है, सॉरी। Can the induction motor run at the synchronous speed? Why? No, it cannot run at the synchronous speed. It will always run slower than the synchronous speed. If rotor runs at the synchronous speed, which is the same speed of the rotating magnetic field, then the rotor will appear stationary. क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ही खत्म होगा to the rotating magnetic field, and the rotating magnetic field will not cut the rotor. रोटर बार्स को ये नहीं कट करेगा, ये दोनों इकट्ठे ही रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ये तो उसको तब कट करेगा जब वो स्टेशनरी होगा या थोड़ा सा रोटेट कर रहा होगा और ये तेजी से रोटेट कर रहा होगा। तो जब दोनों इकट्ठे रोटेट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी। So no induced current will flow in the rotor, and no rotor magnetic flux will be produced. So no torque is generated, and the rotor speed will fall below the synchronous speed. When the speed falls, the rotating magnetic field will cut the rotor and torque is produced. यानी कि जब वो उसकी स्पीड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी स्पीड नहीं कम कर रहा, then again the rotor will start rotating. Now this is saying that the induction motor will always run at the speed lower than the synchronous speed. synchronous speed से वो हमेशा थोड़ा सा कम स्पीड में रोटेट करेगा, और जो इन दोनों स्पीड्स के बीच में डिफरेंस है उसको कहा जाता है स्लिप। So slip is the difference between the synchronous speed and the motor speed, यानी कि जो जिस स्पीड से हमारा मोटर रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी कभी आपको हम कहें कि इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए किस चीज की जरूरत है, यू से स्लिप, slip is required. There should be a difference between the speed of the rotor and the rotating magnetic field. If there is no slip, then it will catch up and हमारा जो रोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। ये फिर स्लिप का फॉर्मूला है, n synchronous minus n of motor divided by n synchronous. Okay. Now again, the induction motor, unlike other devices, also has the same losses, that are copper losses, core losses, mechanical losses. ये तमाम losses इसमें भी occur करती हैं। Okay. Now let's talk about our other devices. And today I am trying to finish your course, because last time the boys did said, you guys said कि हम लोगों का course मतलब maybe ये last class हो, next week से exam हो। मैम हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो भी क्लासेस होंगी। Is it sure? प्लीज बताइए किसने कहा। मैम की क्लासेस होंगी, इन वीक भी क्लासेस होंगी कि 1 नवंबर से पेपर होंगे। ये बात श्योर है? इज इट श्योर?
यस मैम, वो कोऑर्डिनेटर से भी बात हुई थी अदनान रशीद सर से, तो उसने कहा कि फर्स्ट नवंबर के फर्स्ट वीक से पेपर्स होंगे। जो डेटशीट आई हुई वो रॉन्ग है, ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए चलिए, तो फिर अच्छी बात है। चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक करते हैं। अच्छा, आसान है। मैंने आई completed the lectures, I did uploaded it, but yes, we will only study transformer. फिर जो हमारा पोर्शन रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो फिर हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है? तो बस अभी ट्रांसफॉर्मर्स ओके मैम। देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स? आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है? दे आर यूज टू कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म एसी वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, या हाई से लो या लो से हाई। लेकिन इनका इनपुट और आउटपुट एसी ही होगा, या हाई होगा या लो होगा, बट इट विल बी एसी। और वो किस प्रिंसिपल पर ऐसा कर रहे हैं? आपको वोल्टेज कम या ज्यादा करके दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज अ दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर लुक्स हैज मेनी काइंड ऑफ फेसेस, लेकिन जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो ये है। अब ये आयरन है, ठीक है? आयरन कोर। और इस साइड पर वाइंडिंग है और इस साइड पर वाइंडिंग है। नाउ दीज टू वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। होता क्या है, इस वाइंडिंग को, यानी कि एक किस्म का इंडक्टर है, इसको हम क्या करते हैं? एसी वोल्टेज देते हैं। इसको जब हमने एसी वोल्टेज दिया तो एसी तो चेंजिंग है। सो व्हाट हैपेंस, ये एक ईएमएफ इंड्यूस कराता है, सॉरी, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पूरे आयरन बार में, इस आयरन कोर में ट्रेवल करता है। अब इस वाइंडिंग पर हम लोगों ने कोई कनेक्शन नहीं दिया इलेक्ट्रिकल, लेकिन वो जो हमारा फ्लक्स है, क्योंकि दैट इज चेंजिंग, बिकॉज दिस इज एसी, दिस इज चेंजिंग, द फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट चेंजिंग फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ हियर। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि इसमें से एक फ्लक्स पास हो रहा है जो कि इस वाली वाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया है। तो वो फ्लक्स क्या करेगा? वो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? जाहिर बात है, वो इसकी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, इसकी क्रिएटेड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर भी डिपेंड करेगा। कैसे? देखिए, एक सेकंड। ये है ट्रांसफार्मर। अक्सर जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बनाते हैं तो हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है? पार्ट्स क्या है? ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स: प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी वाइंडिंग। इज एन इलेक्ट्रिकल वायर रैप्ड अराउंड द कोर, ठीक है? प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल वायर है और कोर से हमने रैप किए इंडक्टर की शक्ल में। सेकेंडरी कॉइल और सेकेंडरी वाइंडिंग इज एन इलेक्ट्रिकल वायर रैप अराउंड द कोर ऑन द आउटपुट साइड। ये सेकेंडरी साइड पे हमने किया, इसके साथ हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं। कोर, a ferromagnetic material that can conduct a magnetic field through it, for example आयरन। ये हमारा कोर है। इसका काम क्या है? फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? यहाँ पे फिर उन्होंने बनाया कि इसको हम इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे फ्लक्स होता है। अच्छा, now electrical transformer usually consists of ferromagnetic core and two coils winding. A transformer uses the principle of mutual induction to create AC voltage in the secondary coil from the alternating electric current through the primary coil. The voltage induced in secondary can be used to drive, यानी कि जो secondary का voltage है वो असल में हमें चाहिए होता है। Now what is mutual inductance? The principle of mutual inductance says that when two electrical coils are placed near to each other, एक दूसरे के करीब पड़े हुए लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, अटैच एक दूसरे के साथ बॉडी के थ्रू है, are placed near to each other, AC electrical current flowing in one coil induces an AC voltage in the other coil। यानी कि इंड्यूस कर रहा है, अब इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट, but it is inducing an AC voltage। This is because current in the first coil creates a magnetic field around the first coil, which in turn induces a voltage in the second coil। यहाँ पे करंट दिया है, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा। That's how, I mean, a voltage प्रोड्यूस होगा। That's how a transformer works। I mean, is it such as a good device? देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि फर्स्ट कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यहाँ पर फिर इस ईएमएफ जो यहाँ पर इस कॉइल ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया उसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो फ्लक्स इधर भी आएगा बिकॉज फ्लक्स is like surrounding this coil।
और सेकंड वाले में भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। इनपुट एसी वोल्टेज है और यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे। अब ये हमारी मर्जी है कि हम इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। लेट्स सी। वो ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें दो कॉइल को हम बगैर किसी बॉडी के रख दें, लेकिन देर इज नो कोर, एक कॉइल इधर रख दे एक इधर रख दे, बीच में बॉडी ना हो, तो भी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, मतलब ज़ाहिर है अपने इनको उनके बीच में हवा है तो थोड़ी बहुत तो हमारे पास लॉसेस आएंगी। सो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आप उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, दैट यू आर सपोज टू क्रिएट आप उसको अगर कोर पे वाउंड कर दे एक बॉडी पे, तो आपके पास उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay, again it's the same thing. Okay. Now let's talk about turns ratio. The voltage at the secondary can be different from the voltage at the primary. This happens when the number of turns in the primary and secondary are not the same. अगर इन दोनों के टर्न्स अलग है तो इसमें अलग वोल्टेज होगा और इसमें अलग वोल्टेज होगा। Why? It depends upon the number of turns. इसको हम कहते हैं turns ratio. Let's see why. Turns ratio is equal to number of primary by secondary. ये हमारी turns ratio का फॉर्मूला है। अगेन टर्न्स रेशियो वही है ना, एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस बाई वी पी। ये इन्होंने एन एस बाय एन पी को टी आर कर दिया है तो इस फॉर्मूले में डाल दिया है। टी आर इज इक्वल टू वी पी बाई वी एस एंड टी आर ऑल्सो इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। आप इन दोनों से वी कैन से दैट वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो आपका वोल्टेज ज्यादा होगा। That's what we know from our physics law. जितना आपका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ही वोल्टेज ज्यादा होगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। एक और चीज आप याद रखें, लेट्स से प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स का है एनपी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे हमने एक प्राइमरी वोल्टेज दे दिया, उससे एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस बाइंडिंग में जा रहा है, एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा एक ही वोल्टेज है यहाँ पे वीपी नहीं। अब जब ये फ्लक्स होगा तो इस फ्लक्स की वजह से प्राइमरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर ये ज्यादा है तो हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फिर हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ द फ्लक्स यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट वुड बी द सेकेंडरी ईएमएफ। अब होगा क्या कि ये जो ये है ये दोनों तकरीबन इक्वल होंगे। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। दैट वुड जाहिर है हमने अगर हाई वोल्टेज को कम करना है तो हम खुद हमें ये पता है कि दिस नंबर ऑफ टर्न शुड बी हाई। अगर हमने यहाँ पे कम आ, वो लगा दिए तो ये हमारा मकसद फिर ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज हाई है और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम दे दूं, देन दैट इज अ स्टूपिड थिंग टू डू। सो इफ दिस वोल्टेज इज हाई आई वुड ऑलवेज कीप द नंबर ऑफ टर्न्स हाई बिकॉज माई पर्पज वुड बी टू डिक्रीज दैट वोल्टेज। पहली बात है स्टेप डाउन में हम उसको कम करना चाहूंगी तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए। अब यहाँ पर कम वोल्टेज है तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी कम लगाऊंगी और फिर अगर उसको मैंने बढ़ाना है तो यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाऊंगी। लेकिन इसमें एक चीज उल्टा हो रहा है। व्हाट इज इट हैपनिंग, इट्स सेइंग कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, हम पावर को कांस्टेंट रख रहे हैं। देखिए करंट का इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, वीपी बाई वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी। इट सेज दैट वी हैव टू कीप द पावर कांस्टेंट, यानी कि इनपुट पर और आउटपुट पर पावर कांस्टेंट रहेगी। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डू नॉट डू इट, ये छोटे बच्चों वाले प्रॉब्लम है, देयर इज नो नीड टू डू इट। ओके, इनपुट एंड आउटपुट पावर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, वी आर सेइंग दैट इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट पावर। अगर थोड़ी बहुत बीच में लॉसेस को हम काउंट करें तो वो अगर इससे आप रिमूव कर दें, बट हाउ, ये फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं, ये चलिए नीचे नहीं कि व्हाई व्हाई आर वी सेइंग दिस, इनपुट एंड आउटपुट पावर, अगर इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल है देन हाउ वी कीप द वैल्यूज कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है ठीक है आउटपुट पर तो करंट कम होगा, P इज इक्वल टू वी आई।
और अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा. That's what is happening. Of course, now this law is in डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ ओम्स लॉ. बिकॉज हम तो कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है. लेकिन यहाँ पे तो उल्टा मामला है, वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है. वोल्टेज कम हो रहा है और करंट बढ़ रहा है. इट्स लाइक इन द ऑपोजिट. सो लेट्स see that is it violating Ohm's law? No, it is not violating Ohm's law. Because if you look at the complete statement of Ohm's law said that current is directly proportional to voltage if the resistance is constant. That's what it says. So when the resistance is not constant, then Ohm's law is not applicable. Then current is not directly proportional to voltage. So यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हैं और जितने हायर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. तो अगर आप देखें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं. तो प्राइमरी पर करंट ज्यादा होता है और सेकेंडरी पर करंट कम होता है स्टेप अप में. वो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है. सो रिमेंबर, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स the number of turns at the secondary are higher. We are increasing the voltage, but the current will decrease because the number of turns are higher at the secondary. Similarly, in a step down transformer, सेकेंडरी पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं क्योंकि हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, लेकिन करंट इंक्रीज हो जाता है. उल्टा मामला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो हमारा करंट बढ़ जाता है. सो द रीजन दैट वी आर हैविंग दिस is because of the number of turns. A number of turns means more number of turns means more resistance. Okay, अब ये तीन ट्रांसफॉर्मर्स है हमारे पास. Now, when you look at them, you say, oh, potential transformer, current transformer, and auto transformer. They sound really difficult, but they are nothing. Let's see what makes them different. Now, potential transformer क्या है? देखिए, जब लेट्स से हमारे पास ये जो बिजली की लाइनें हैं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बिजली की लाइन है. यहाँ पे लिखा हुआ है 13.8 किलो वोल्ट, यानी कि ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये वोल्टेज मेजर करके दे, अब आपके पास तो ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है जो इतनी हाई वोल्टेज मेजर करके देगा. आप कहेंगे कि ये तो जल जाएगा. मेरा वोल्ट मीटर तो मैक्सिमम 1,000 तक कैलकुलेट करते हैं, तो 14,000 वोल्ट है. इसके लिए हम कहाँ से इतना बड़ा मल्टीमीटर बनाए? दैट इज वेरी नॉट नॉन प्रैक्टिकल. हाउ टू मेक अ ह्यूज मल्टीमीटर, इतना बड़ा वोल्टेज? तो ये देखिए, इसको अगर आप साइड से देखें तो ये हमने क्या किया है, ये जो हमारी पावर लाइन है इसको हमने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे लगा दिया है. ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ लगा दिया है. ठीक है, ये प्राइमरी है और यहाँ पर सेकेंडरी लगा दिया है और सेकेंडरी के साथ हमने वोल्टमीटर लगी. थोड़ा सा उल्टा बनाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को टेढ़ा करके देखें तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है. प्राइमरी के साथ पावर लाइन कनेक्ट है जो कि 14,000 किलो वोल्ट है. अब सेकेंडरी पे क्या हो रहा है? स्टेप डाउन हो रहा है. दिस इज अ स्टेप डाउन. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो हो क्या रहा है कि वो जो 14,000 किलो वोल्ट है उसको ये सेकेंडरी कम कर देगा. इतना कर देगा कम कि हम इसको देखिए बहुत इतना छोटा कर देगा कि हम उसको वोल्टमीटर के साथ बड़ी आसानी से वोल्टमीटर के साथ मेजर कर लेंगे. अब आप कहेंगे कि इसका क्या फायदा है? वो देखिए, जब हमारे पास N1 मालूम है नंबर ऑफ टर्न्स और हमें N2 मालूम है और हमें V2 मालूम होगा, तो V1 तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ठीक है ना, टर्न्स रेशियो के फॉर्मूले से. यहाँ पे देखें, यस मैम. ठीक है, टर्न्स रेशियो VP/VS. सो इस तरीके से हम इतनी हाई वोल्टेज निकालेंगे. तो आपको अगर कोई कहे व्हाट इज अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इट इज जस्ट अ स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर. डाउन. ठीक है, ये क्या और इसका मकसद क्या है? लेकिन इसको एक कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को कम करे ताकि हम बड़ी आसानी से इसको मेजर कर सके. हमारे पास वी डोंट हैव अ वोल्ट मीटर ऑफ सच अ ह्यूज रेटिंग. सही है. ओके, नाउ लेट्स सी करंट ट्रांसफार्मर. इफ यू लुक एट द करंट ट्रांसफार्मर, अगेन ये इनपुट पे पावर है और आउटपुट पे हमने क्या किया है? आउटपुट पे हमने इसके साथ एमीटर कनेक्ट कर दिया है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? फॉर एग्जांपल हमारे पास कनेक्शन है और उसमें करंट बहुत हाई आ रहा है, 5,000 6,000 एम्पेयर. हमारा एमीटर ऐसा नहीं कर सकता. हमारे मीटर में तो इतनी पावर ही नहीं है, इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट
मालूम करें तो हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड करंट, हम उसको स्टेप अप करेंगे. So when we step up, what happens? The number of turns increases, the resistance increases, and what happens? The current will decrease. तो जब करंट डिक्रीज होगा तो फिर उसको हम बड़ी आसानी के साथ एक मल्टीमीटर या एमीटर के साथ निकाल सकते हैं. तो हम फिर अगेन उसी फॉर्मूले से, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, we will find out our current as well. Vp by Vs is equal to Is by Ip. और इसके बजाय हम टर्न्स रेशियो कर लेंगे. Turns ratio is equal to Is by Ip. So we have the turn ratios and we will easily find our current. So remember, current is a step up transformer and potential is a step down transformer. उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स कम कर रहे हैं ताकि हमारा वोल्टेज कम हो जाए और हम उसको मेजर कर सकें. यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा करंट कम हो जाए और उसको हम मेजर कर सकें. अब इसमें अगर आप खुद स्टडी करेंगे so you would encounter many things. वो कहेगा कि जी आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी है तो हमारा वोल्टेज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जला सकता है इस पूरे सर्किट को. तो उसके लिए फिर इन्होंने बहुत सी इंसुलेशन टेक्निक्स की होती हैं कि वो हमारा वोल्टेज जो है वो इसको जला ना दे. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. लेकिन दैट इज नॉट योर कंसर्न. योर कंसर्न इज यू जस्ट नो दैट करंट ट्रांसफार्मर इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. मगर ये क्या कर रहा है? ये स्टेप डाउन कर रहा है, सॉरी ये स्टेप अप कर रहा है. इट इज reducing the current so we can easily find it. And यहाँ पर it is reducing the voltage so we can easily find it. Okay. Now the last type is auto transformer. ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही कॉइल होता है. उसी कॉइल को हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए यूज करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब यही कॉइल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा प्राइमरी है, ठीक है, तो फिर हम बीच में थोड़ी सी जगह अगर, देखिए इस कॉइल का फायदा क्या है. प्राइमरी पर लेट से एक वोल्टेज आ रहा है और फिर इसके बीच में से मैं इसको सेकेंडरी कर दूं. एक ही कॉइल यूज होता है फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ये क्या है? ये इस वक्त स्टेप डाउन है. लेकिन अगर इस एरो को मैं ऊपर कर दूं तो ये स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स से वोल्टेज ले रही हूँ. यहाँ पर मैं कम नंबर ऑफ टर्न्स को दे रही हूँ. इट्स लाइक दैट. सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स आर दोज ट्रांसफॉर्मर्स दैट uses only one coil. ऑल्सो इसमें थोड़ा एरर काफी आता है बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन. ये वाइंडिंग्स असल अक्सर एक दूसरे से इंसुलेट नहीं हुई होती प्रॉपरली और हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, इंटरेक्ट कर लेता है. यूजुअली ऐसा होता है. मगर इसका फायदा क्या है कि देखिए हम एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आवर कॉपर लॉस इज रिड्यूस बिकॉज इफ यू आर यूजिंग वन वाइंडिंग देन यू हैव द लीस्ट चांस ऑफ कॉपर लॉसेस, क्योंकि आपका कॉपर कम इस्तेमाल हो रहा है. तो जब कॉपर कम यूज होगा तो कॉपर लॉसेस भी कम होंगी. ये इसका फायदा है. लेकिन इसके नुकसानात ज्यादा है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर अगर लेट से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज हम नंबर ऑफ टर्न से ले रहे हैं दैट इज स्मॉल. यहाँ पे हम ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं. देखिए ये जो डॉट्स लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं? आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं. ज्यादातर ये लैब्स में यूज होता है. आप अपनी मर्जी से वोल्टेज सेकेंडरी पे बढ़ा और कम कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. इट्स लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर मींस के ऑटोमेटिकली आप इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं. आप ये नहीं कि अगर यहाँ से लेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स और भी कम हो जाएंगे, अगर इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो और भी कम हो जाएगी, इधर कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी. इट्स लाइक दैट. सिमिलरली प्राइमरी को भी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं. तो that was auto transfer. Now I have uploaded the other lectures as well. Let me stop.